डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। श्रीहरिकोटा से भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 का सफल लॉन्च। पीएम मोदी ने वैज्ञानिकों को दी बधाई। 8 कैरेट सोने से बना 8 पीस स्पेस में भेजा गया। भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक को सफदरगंज अस्पताल लेकर गई पुलिस। प्रदर्शनकारियों को जंतर मंतर से हटाया गया, भारी पुलिस बल तैनात। न कर्फ्यू है न दंगा है, अब उत्तर प्रदेश में सब चंगा है। बुलंदशहर में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, किया 574 करोड़ रुपए लागत की परियोजनाओं का लोकार्पण। अमेरिका और ईरान के बीच जंग हुई तेज। कुवैत पर समुद्री पानी को मीठा करने वाले प्लांट पर अटैक। जॉर्डन में भी हमला। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। हैदराबाद की स्काई रूट एरोस्पेस ने भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 लॉन्च किया। यह टेस्ट पहले ही प्रयास में कामयाब रहा। विक्रम-1 को स्काई रूट एरोस्पेस ने तैयार किया और लॉन्चिंग भी खुद की। सिर्फ लॉन्च पैड इसरो का था। भारत का पहला निजी ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक लॉन्च होकर 450 किमी ऊंची कक्षा में पहुंच गया। स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी की स्थापना 2018 में दो दोस्तों पवन कुमार चंदना और नागा भरत डाका ने की थी। विक्रम-1 को आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा में इसरो के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। स्काई रूट ने 2022 में विक्रम एस सब ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च किया था, जो 89.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक गया था। अब विक्रम-1 450 किलोमीटर की पृथ्वी की सर्कुलर निचली कक्षा तक पहुंच गया है। इसे भारत के स्पेस सेक्टर के लिए बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। कॉस्मोस डायमंड्स की कलाकृति, कॉस्मिक ब्लूम और एक खास माइक्रो आर्ट पीस भी रॉकेट में भेजा गया। यह माइक्रो आर्ट पीस 18 कैरेट सोने से बना छोटा सा रॉकेट है। इस पर वैज्ञानिक सर सीवी रमन, डॉक्टर विक्रम साराभाई और डॉक्टर कलाम की सूक्ष्म मूर्तियां उकेरी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ से लिखा गया एक पोस्ट कार्ड भी रॉकेट में भेजा गया, जिस पर वंदे मातरम शब्द अंकित है। Sir, we are very privileged to hear you. First, your voice after the success. पवन, भारत और पूरी टीम, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आपने दो काम किए हैं। एक तो आसमान में नए पौधे गाड़ दिए हैं और दूसरा जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी। और मुझे ये सफलता के लिए तो आनंद होना था, लेकिन आप लोगों ने जिस कमिटमेंट के साथ मेहनत की, और मैं जब आपके इंफिनिटी कैंपस के उद्घाटन के लिए आपके साथ जुड़ा था, मेरे को मन करता था मैं पहुंचूं, लेकिन पहुंच नहीं पाया, लेकिन आपके साथ वीडियो से जुड़ा था। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां मुख्यमंत्री ने अमरोहा में विपक्ष पर हमला बोला और अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई, जिसमें माफिया का सफाया, रिकॉर्ड गन्ना भुगतान और विकास परियोजनाओं पर जोर दिया गया। उन्होंने एक्सप्रेसवे, औद्योगिक पार्क और शिक्षा स्वास्थ्य सुधारों का उल्लेख करते हुए जनता से भाजपा को समर्थन देने की अपील की। मुख्यमंत्री आज अमरोहा के धनौरा में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर तीखे हमले किए और अपनी सरकार की उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखा। मुख्यमंत्री योगी ने अपने भाषण की शुरुआत महाभारत कालीन पावन धरती तिगरी और भगवान श्री कृष्ण के पैर धोने वाली वासुदेव तीर्थ की भूमि को नमन करते हुए की। उन्होंने कहा कि अमरोहा का हस्तशिल्प और यहाँ का ढोलक आज पूरी दुनिया में इस क्षेत्र का मान बढ़ा रहा है। जब भी कहीं तबला या ढोलक बजता है तो अमरोहा का नाम सबसे पहले आता है। इसके साथ ही यहाँ का आम भी अब वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना चुका है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अमरोहा में 207 करोड़ से अधिक की लागत की 42 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। पहले रामपुर सिंडिकेट और सैफई सिंडिकेट युवाओं के रोजगार के अवसरों पर कब्जा जमाते हैं।
उन्होंने कहा कि अब ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि प्रदेश में उनकी सरकार है। हमने पहले ही कहा था कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी वैसे ही ऐसे लोग दुम दबाकर अपने बिलों में छिप जाएंगे। याद करिए 17 के पहले आस्था पर प्रहार होता था, कावड़ यात्रा रोक दी जाती थी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी पे प्रतिबंध लगा दिया जाता था। इन लोगों के द्वारा जय श्री राम बोलने पर लाठी डंडे चलते थे, आस्था के साथ खिलवाड़ होता था, सरकारें मौन होती थी, न यहां पे दुर्गा पूजा होने दी जाती थी, न कावड़ यात्रा चलने दी जाती थी, न रामनवमी की शोभा यात्रा निकल पाती थी, न जन्माष्टमी के अवसर पर कोई आयोजन हो पाते थे। 2017 में आपकी सरकार बनी, आज कावड़ यात्रा में कोई रोक नहीं, आज रामनवमी की शोभा यात्रा पे कोई रोक नहीं, आज प्रदेश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर कोई रोक नहीं। तिगरी मेला में जाने वाले श्रद्धालु जनों को सरकार सुविधाएं उपलब्ध करवाती है। अगली खबर का रुख करते हैं, जहां दिल्ली के जंतर मंतर पर 21 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक को पुलिस सफदरगंज अस्पताल लेकर गई। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस का विरोध किया, जिससे वहां हंगामा हो गया। इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाया। वांगचुक पेपर लीक मामले की जांच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर अनशन कर रहे हैं। उनकी सेहत लगातार गिरती जा रही है, उनका वजन 9.5 किलो से ज्यादा कम हो चुका है। दिल्ली पुलिस प्रदर्शनकारियों से जंतर मंतर खाली करने की अपील कर रही है। जंतर मंतर पर भारी पुलिस बल तैनात है और प्रदर्शनकारी जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को आदेश दिया था कि वांगचुक का रोजाना मेडिकल चेकअप किया जाए और जरूरत पड़ने पर इलाज भी किया जाए। डॉक्टरों के मुताबिक वांगचुक का वजन अब तक करीब 9.5 किलोग्राम घट चुका है। नई दिल्ली के डीसीपी ने एक्स पर जानकारी दी कि दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद सोनम की बिगड़ती सेहत की वजह से उन्हें जरूरी मेडिकल केयर के लिए हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए प्रदर्शनकारियों ने रुकावट डालने की कोशिश की, जिसमें हंगामा हो गया। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी नीट पेपर लीक के विरोध में 20 जून से जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही है। वे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। वांगचुक भी उनके आंदोलन में शामिल है। ऑनरेबल हाईकोर्ट के आदेशानुसार और हेल्थ कंडीशंस और मेडिकल एडवाइस के अनुसार श्री सोनम वांगचुक जी को यहाँ से अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो मच नीडेड मेडिकल इंटरवेंशन है उसके लिए ले जाया गया है और अंडर मेडिकल सुपरविजन। दिल्ली के जंतर मंतर पर आमरण अनशन कर रहे सोनम वांगचुक को पुलिस और प्रशासन ने अस्पताल पहुंचाया। प्रशासन का कहना है कि उनकी बिगड़ती सेहत और डॉक्टरों की सलाह के बाद यह कदम उठाया गया। इस कार्रवाई के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि सोनम को बलपूर्वक अनशन स्थल से हटाया गया, जो बेहद निंदनीय है। उन्होंने मांग की है कि इस कार्रवाई में शामिल सादे कपड़ों में मौजूद अधिकारियों की पहचान सार्वजनिक की जाए। अखिलेश ने यह भी कहा कि सोनम का इलाज न्यायिक निगरानी में कराया जाना चाहिए, क्योंकि उनका जीवन मानवता, पर्यावरण संरक्षण, विज्ञान और युवाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। वहीं दिल्ली पुलिस और प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई केवल उनकी जान बचाने और उन्हें आवश्यक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए की गई है। देहरादून में बन्नू स्कूल ग्राउंड में आयोजित कांग्रेस के छात्रों की गूंज कार्यक्रम में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पेपर लीक, भर्ती व्यवस्था और युवाओं के भविष्य को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया। उन्होंने कहा कि सिर्फ 1% लोग पेपर लीक का रास्ता अपनाते हैं, लेकिन इसकी कीमत 99% ईमानदार और गरीब युवाओं को चुकानी पड़ती है। राहुल ने कहा कि मीडिया शादी और चीते की बात करेगी, लेकिन पेपर लीक जैसे मुद्दों पर चर्चा नहीं होगी। राहुल गांधी ने कहा, देश का मौजूद टेस्टिंग सिस्टम पुराना हो चुका है और तकनीक के बेहतर इस्तेमाल से पेपर लीक जैसी घटनाओं पर काफी हद तक रोक लगाई जा सकती है। उन्होंने भर्ती प्रक्रिया में बदलाव और परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित व पारदर्शी बनाने की जरूरत बताई, ताकि मेहनत करने वाले युवाओं को न्याय मिल सके। छात्रों की गूंज कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कहा कि सबसे पहले परीक्षा प्रणाली में बदलाव की जरूरत है, क्योंकि मौजूदा टेस्टिंग सिस्टम पुराना हो चुका है। एक
एक रास्ता 8 घंटा 5 साल के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और दूसरा रास्ता पेपर लीक वाला रास्ता। सचमुच में एक रास्ता नहीं है, सचमुच में 2 रास्ते हैं, और आप सब ये जानते हो। एक रास्ता ईमानदारी का रास्ता, मेहनत का रास्ता, इसमें आपको फाइनेंशियल कॉस्ट सहनी पड़ेगी, फैमिली प्रेशर लगेगा, इस पे आपको एज लिमिट आएगा, इसके लिए आपको 8 घंटा 5 साल के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और दूसरा रास्ता, अगर आपके पास पैसा है, अगर आप भ्रष्ट हो, अगर आप ईमानदार नहीं हो, और अगर आप चोरी करके इस दरवाजे से निकलना चाहते हो, तो एक दूसरा छुपा हुआ रास्ता है, पेपर लीक वाला रास्ता। इस रास्ते में अगर आपको इस रास्ते पे चलना है, पहला क्वालिफिकेशन, आपके माता पिता मिडिल क्लास या गरीब नहीं हो सकते। दूसरा क्वालिफिकेशन, आपको ईमानदारी से काम नहीं करना, अगर आपको बेईमानी करनी है तो आप ये रास्ता चुन सकते। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां अमेरिका ने लगातार 7वीं रात ईरान पर एयर स्ट्राइक की। इन हमलों में पुल, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और भारत के निवेश वाले चाबहार पोर्ट का एक कंट्रोल टावर निशाना बना। जवाब में ईरान ने कतर, कुवैत, बहरीन और जॉर्डन की ओर मिसाइलें दागी। अमेरिका ने चाबहार के शहीद कलंतरी पोर्ट का सर्विलांस टावर नष्ट करने का दावा किया, जबकि ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों पर जवाबी हमले की बात कही। बता दें कि हर बीते दिन के बाद दोनों देशों के बीच जारी लड़ाई और भीषण होती जा रही है। चाबहार पोर्ट के टावर पर पिछले 1 हफ्ते में यह 4था हमला है। इससे पहले ईरानी समाचार एजेंसी मेहर ने चाबहार पोर्ट और कंट्रोल टावर पर अमेरिकी हमले की पुष्टि की थी। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने टावर के क्षतिग्रस्त होने की तस्वीर भी शेयर की। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि फाइटर जेट, ड्रोन और युद्धपोतों से ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया। सेंटकॉम ने कहा कि हमलों में तटीय निगरानी केंद्र, एयर डिफेंस सिस्टम, सैन्य लॉजिस्टिक्स और समुद्री सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। चाबहार पोर्ट भारत के लिए रणनीतिक रूप से अहम है। भारत ने इसके विकास में निवेश किया और इसका संचालन भारतीय कंपनी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड कर रही है। यह बंदरगाह भारत को पाकिस्तान को बाईपास कर अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक व्यापारिक पहुंच उपलब्ध कराता है। वहीं IRGC ने दावा किया कि हॉर्मुज स्ट्रेट में 2 तेल टैंकरों में विस्फोट हो गया। IRGC ने बताया कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की गलत जानकारी के कारण दोनों टैंकर समुद्र में बिछी माइन से टकराने के बाद आग की चपेट में आ गए। यूपी में जनगणना का तीसरा चरण, जिसमें घर घर जाकर लोगों की गणना होनी है, फरवरी 2027 में प्रस्तावित है। वहीं 2017 और 2022 की समय सारणी के अनुसार फरवरी से मार्च 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। जनगणना और चुनाव साथ साथ कैसे हो सकते हैं? मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि जनगणना एक कानूनी प्रक्रिया है, जबकि विधानसभा चुनाव संवैधानिक प्रक्रिया है। उन्होंने कहा इसलिए संवैधानिक प्रक्रिया ज्यादा जरूरी है। उन्होंने कहा कि यूपी में 22 मई 2027 तक चुनाव कराना है, उससे पहले चुनाव करा दिया जाएगा। ज्ञानेश कुमार के कहने का आशय था कि विधानसभा चुनाव समय पर होंगे। आवश्यकता हुई तो जनगणना के कार्य को आगे पीछे बढ़ाया जा सकता है। मेरठ के चर्चित ललिता गौतम प्रकरण में पीड़ित परिवार ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। घटना की जानकारी मिलने पर सीएम योगी ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि इस मामले में कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने प्रकरण को बेहद गंभीर बताते हुए विवेचना में किसी भी तरह की लापरवाही पर कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने परिवार को भरोसा दिलाया कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाएगी। पीड़ित परिवार की स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री ने उन्हें मुख्यमंत्री सहायता कोष से 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने के निर्देश दिए। इसके साथ ही मृतका के पिता और चाचा को एक मुख्यमंत्री आवास उपलब्ध कराने को भी कहा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पीड़ित परिवार को आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड सहित सरकार की सभी लाभार्थी योजनाओं का लाभ तत्काल दिलाया जाए, ताकि उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत न हो। मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद पीड़ित परिवार ने सरकार के प्रति आभार जताया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को झारखंड मंत्रालय में कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। वित्तीय वर्ष 2025-26 की उपलब्धियां
और 2026-27 की कार्य योजना की समीक्षा करते हुए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सरकार की किसान कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पहुंचे। इस बैठक में कृषि मंत्री शिल्पी नेता तिर्की समेत विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने राज्य के प्रत्येक जिले में कम से कम एक मॉडल किसान पाठशाला विकसित करने का निर्देश दिया और कहा उन्होंने कि किसानों को आधुनिक और तकनीक आधारित खेती का प्रशिक्षण दिया जाए तथा कृषि विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थानों के सहयोग से नवीन कृषि तकनीकों का प्रसार किया जाए। वर्तमान में संचालित किसान पाठशालाओं को और प्रभावी बनाने पर भी जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने कम वर्षा वाले क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए दलहन और मिलेट की खेती को बढ़ावा देने की रणनीति तैयार करने का निर्देश दिया। राज्य में सामान्य से कम वर्षा की स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री ने विशेष रणनीति बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने खासकर पलामू प्रमंडल और अन्य कम वर्षा वाले जिलों में कम पानी वाली फसलों, जल संरक्षण, जैविक खेती और व्यावसायिक कृषि को बढ़ावा देने पर जोर दिया। साथ ही कृषि क्षेत्र में मजबूत प्रोक्योरमेंट सिस्टम विकसित करने की बात कही। छत्तीसगढ़ विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान उप मुख्यमंत्री एवं गृह, पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला और कहा कि महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहस से बचना उनकी आदत बन गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली कांग्रेस सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं, युवाओं और आदिवासियों की उपेक्षा की, जबकि वर्तमान सरकार ने 2.5 वर्षों में सुशासन, पारदर्शिता और जन कल्याण को प्राथमिकता दी है। वहीं शर्मा ने कहा कि सत्ता संभालते ही पहली कैबिनेट बैठक में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए गए और 26,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान कर आवास निर्माण को गति दी गई। उन्होंने दावा किया कि अब तक 11 लाख आवास पूरे हो चुके हैं। उन्होंने शराब, कोयला और पीएससी भर्ती घोटाले का उल्लेख करते हुए कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार ने अवैध घुसपैठ, धर्मांतरण, नशे और नक्सलवाद के खिलाफ सख्त कदम उठाए। उन्होंने महतारी वंदन योजना, पैसा कानून के प्रभावी क्रियान्वयन और आदिवासी विकास को सरकार की प्रमुख उपलब्धियां बताया। शर्मा ने कहा कि प्रदेश में विकास कार्य बिना राजनीतिक भेदभाव से किए जा रहे हैं और सरकार समस्याओं की नहीं, समाधान की राजनीति में विश्वास रखती है। पत्र प्रकाशन हुआ है अभी, एक्ट तो पारित हो ही गया था। उसके 2 चरण होते हैं, एक राज्यपत्र का प्रकाशन है, दूसरे उसके नियमों के भी प्रकाशन के विषय हैं, नोटिफिकेशन के विषय हैं। तो राज्यपत्र में अधिनियम के पारित होने का काम, प्रकाशन होने का काम हो गया। आप इसको जब द्वंद्व खड़ा होता है गाँव में, कांकेर के आमाबेड़ा आदि गाँव में जब द्वंद्व खड़ा हुआ तो हमने देखा ना कि क्या स्थिति थी। कानून कठोर है और उस कठोर कानून को इसलिए लाया गया है कि समाज में माओवाद तो वर्ग संघर्ष खड़ा कर नहीं पाया, परंतु हमारे बस्तर में ही, अन्य स्थानों पर ही इस धर्मांतरण के विषय ने वर्ग संघर्ष खड़ा कर दिया है। ये आप सबके ध्यान में है। माननीय पुन्नूलाल मोहले जी ने 18 सड़कों का उल्लेख करते हुए मुंगेली विधानसभा और मुंगेली जिले के लिए इस प्रश्न को लगाया था, परंतु चर्चा चिंता सबकी होती है और इसलिए मैंने उन सारे विषयों पर बात करते हुए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के संदर्भ में जो 6 सड़क उन्होंने कहे थे, वो 6 के 6 सड़क पर या तो वो संधारण की अवधि में है अथवा उसमें नवीनीकरण का कार्य प्रस्तावित है, शीघ्र हो जाएगा। रामपुर पे ये अप्रैल माह पे एक महिला जिला हॉस्पिटल से गिर गई थी, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। ऊपर छत पे थी, वो एडमिट थी और उनकी मृत्यु होने के बाद परिजन लोग जांच का मांग कर रहे थे और जांच की भी गई है और जांच की कार्रवाई को लेकर उनके जो परिजन थे, महिला के पति रामधनी नाम है शायद। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।